स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम देखे थे। कौन से, किस पे बेस पे प्रॉब्लम देखे थे? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था, उसका हमें क्या निकालना था? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। फिर वो क्या था? यूनिटी फीडबैक सिस्टम था, इसलिए उसका यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होगा वही क्या होगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। फिर हमें देखा कि यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स दिया था, उसमें से हमने ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला। अभी इतना हमारा बेस तैयार हो चुका है, तो ये उसका थोड़ा आगे का एडवांस अप्रोच है, मींस एडवांस प्रॉब्लम है। एडवांस इन द सेंस ये प्रॉब्लम तो इजी है, लेकिन एक उस स्टेप उससे आगे बढ़कर ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम में क्या है? ये आया है 1995 में गेट का प्रॉब्लम। देखो, ज्यादा यहाँ पे फोकस में प्रॉब्लम से भी कर रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी नहीं। हमारा 30 आवर्स का कोर्स है, उसमें ऑलमोस्ट 10 आवर्स का हमारा होगा थ्योरी पार्ट, और थ्योरी में भी प्रैक्टिकली आपको लॉजिकल चीजें कनेक्ट करके बताऊंगा। लेकिन 20 आवर्स हम प्योरली फोकस कहां पे देंगे? प्रॉब्लम्स पे देंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये बोला है एक सिस्टम है जिसका क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मींस CLTF मींस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज C of S over R of S is equal to 2 into S minus 1 divided by S plus 2 into S plus 1। ठीक है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और बोला है कि जो C of S है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आउटपुट का, R of S है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इनपुट का। तो बोला है कि इस क्लोज लूप सिस्टम के लिए जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है, उसका यूनिट स्टेप रिस्पांस क्या होगा। मतलब जैसे ही बोले यूनिट स्टेप रिस्पांस, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यूनिट स्टेप रिस्पांस मतलब जब हम किसी सिस्टम में क्या अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिस्पांस क्या मिल रहा है। रिस्पांस हमारा यहाँ पे क्या होगा? C of t, और इनपुट क्या होगा? R of t। अगर यूनिट स्टेप रिस्पांस चाहिए, इसका मतलब इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा U of t, दैट इज यूनिट स्टेप। इनपुट इज यूनिट स्टेप, तो हमें क्या चाहिए? C of t। और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, हम दो तरीके से जाएंगे। कन्वेंशनल अप्रोच से जाएंगे, जिसे कि हम पूरा क्या करेंगे, पूरा हमारा लेंथी प्रोसीजर होगा, उससे हम निकालेंगे C of t का इक्वेशन। दूसरा हम शॉर्टकट से जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं वहां पे पॉसिबल होता है कि हम शॉर्टकट अप्रोच मेथड से भी जा सकते हैं। लेकिन हम पहले लॉन्ग अप्रोच देखेंगे, ताकि उसमें आपको आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन कैसे होता है। पार्शियल, आई होप आपने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन कहां पे? 12th में जो आता था इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें हमने जब पॉलिनोमियल्स का इंटीग्रेशन निकाला था, जिसे 1/x + 1 × x + 3, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, तो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ता था? पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, फिर उसका क्या आता था? लॉगरिथम में आंसर आता था, लॉग फंक्शन में। तो ऐसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है ट्रांसफर फंक्शन, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक ओवरऑल फ्रैक्शन है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन मतलब एक से ज्यादा फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, हम किस में इंटरेस्टेड है? हम आउटपुट में इंटरेस्टेड है। और इनपुट क्या है? R of t। R of t क्या है? U of t। तो R of s क्या होगा? R of s होगा अपना 1/s। R of s क्या होगा? 1/s। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो C of s क्या होगा? R of s into 2 into s minus 1 divided by s plus 2 into s plus 1। इसका मतलब C of s होगा अपना, C of s होगा 2 into s minus 1। अभी 2 into s minus 1 into rs, R of s। तो R of s क्या है? 1/s। तो वो क्या आ जाएगा? 1/s into s plus 1 into s plus 2। इतनी बात होगा स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये हमारा आ गया जो रिस्पॉन्स है C of t, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेट है C of s। ये हमें मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। और हमें पता है नीचे क्या एक पॉलिनोमियल बनेगा जिसके फैक्टर्स दिखाए गए। तो इस टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है, कोई भी फंक्शन होता है जिसका इनवर्स लाप्लास निकालो, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक ही रीजन है कि वो जो ओवरऑल C of s बनेगा, वहां पे ये एक ही फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन मींस एक से ज्यादा फ्रैक्शन बनेंगे, तो एक से ज्यादा फ्रैक्शन में जो एक टर्म आएगा, एक फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फंक्शन, तीसरा फ्रैक्शन, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता होता है। स्टैंडर्ड, वो एक स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है। तो यहाँ पे देखो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। अभी ट्रिक देखो, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 3 फैक्टर है, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसके 3 अलग अलग फ्रैक्शन बनेंगे। देखो कैसे? एक सपोज कांस्टेंट लेटर से a डिवाइड बाय s, ये एक हमारा फ्रैक्शन बना। फिर दूसरा फ्रैक्शन क्या बनेगा? b
ओवर एस प्लस वन, तीसरा फ्रिक्शन क्या बनेगा सी ओवर एस प्लस टू। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। मींस पार्शियल फ्रिक्शन को ऐसे ब्रेक कर दो ताकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी, इक्वल ही होनी चाहिए। नहीं तो कैसे ब्रेक करोगे, दोनों साइड मैथमेटिकली दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। मींस हमें क्या कर रहा है, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर रहा है, डेड सेट। मतलब दोनों मींस ऐसा समझो 2 + 3 = 5, तो उसको लिख दिया 3 + 2, डेड सेट। क्यों, क्योंकि अगर इस फॉर्म में अपना आ गया सी ऑफ एस, तो इसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका हमें पता होगा कि a ओवर एस का मींस a कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, a अपॉन एस का क्या होगा, a × u ऑफ t, प्लस b अपॉन एस प्लस 1 का क्या होगा, b × e⁻t u ऑफ t। c का क्या होगा, c अपॉन एस प्लस 2 का क्या होगा, c × e⁻−2t × ut। लेकिन यहाँ पे एबीसी के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इंप्लाइज, तो इसको लगाएंगे 2 × s - 1 डिवाइड बाय 2 × s + 1 × s + 2। अभी यहाँ पे इस साइड पे एलसीएम क्या होगा, इस साइड पे एलसीएम होगा s × s + 1 × s + 2। तो a के साथ क्या होगा, देखो यहाँ पे s तो एलसीएम क्या है, s × s + 1 × s + 2, इसका मतलब a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, s + 1 × s + 2, तो s + 1 × s + 2 प्लस b के नीचे क्या है, s + 1, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, s × s + 2, s × s + 2। c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, s × s + 1। इतनी बात होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। अभी ये दोनों टर्म्स इक्वल है, बीच में क्या है, इक्वलिटी का साइन है, तो ये वाला और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2s - 2। इसको एक्सपांड कर दो, 2s - 2, इतना क्लियर हो गया। वहां पे क्या आ गया, a × s + 1, वहां पे एक्सपांड मत करना, वो बता रहा हूं क्यों एक्सपांड नहीं करनी, जरूरत नहीं है, वहां पे s + 2 + c × s + 1। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। अभी यहाँ पे एक्सपांड करने की इन चीजों को जरूरत नहीं है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, वो देखो, हमें a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहला टारगेट बनाओ, मुझे a फाइंड करना है। अगर a फाइंड करना है टू फाइंड a, तो a अगर फाइंड करना है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये वाला जो पूरा टर्म है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म 0। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि b और c फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे। अभी अगर हमें a फाइंड करना है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या बनाना पड़ेगा, 0, तो ही हमें a मिल जाएगा, वो वाला टर्म। अभी देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते, सपोज समहाउ अगर मैंने इस टर्म को 0 बना दिया, तो मेरा फिर इक्वेशन में सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो मैं सिंपली a फाइंड कर लूंगा। अभी देखो इसका कैसे, इस टर्म को 0 कैसे बनाया जा सकता है। अगर ये जो इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन, इसमें मैं s = 0 रख दूं, s = 0 रख दूं, तो अगर s = 0 रख, अभी देखो इस टर्म को अगर 0 बनाना है, तो इन दोनों टर्म्स में से देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। अभी इस टर्म में क्या है, b × s × s + 2 + c × s × s + 1, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है, s। और अगर s मैंने 0 रख दिया, तो ये वाले दोनों पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइंड a करने के लिए मैं क्या रखूंगा, इस सारे इक्वेशन में s = 0 रख दूंगा। तो s = 0 जैसे ही रखा तो क्या होगा, तो फाइंड a फॉर s = 0, पूरे इक्वेशन में s = 0, क्योंकि जो ऑपरेशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे, इक्वलिटी के साइन पे भी वही ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे s = 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 0 0 -2, तो राइट लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, -2। ये वाला टर्म 0 आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पे b × 0 0 हो जाएगा, b × 0 × 0 + 1 c × 0 × 0 + 1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, a × 0 + 1 1, 0 + 2 2, इसका मतलब क्या होगा, a हमें क्या मिला, a हमें मिल गया -1। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वो देखो, टू फाइंड b। अगर हमें b फाइंड करना है, तो b फाइंड करने के लिए ये वाला a वाला टर्म और c वाला टर्म, इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो ये देखो ये कैसी ट्रिक है, अगर फाइंड b करना है तो a और c वाले को क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो मैं क्या देखूंगा, a और c दोनों के बीच में देखूंगा कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये a है, ये अपना c वाला टर्म है, इन दोनों के बीच में देखो कॉमन फैक्टर क्या है, a × s + 1 × s + 2 प्लस c × s + 1। ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, s + 1, दोनों के बीच में s + 1
कॉमन है, ये एक दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं s इज इक्वल टू -1 रख दूं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, a इंटू जीरो इंटू -1 प्लस 2, ये क्या होगा जीरो। यहां पे भी -1 प्लस 1, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, b फाइंड कर सकता हूं। और s इज इक्वल टू -1 दोनों साइड पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो टू फाइंड b हम क्या रखेंगे, s इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू -1 रखा तो क्या होगा, -1 इंटू 2 -2 -2 -4 इज इक्वल टू a और c वाले टर्म जीरो हो गए। अभी b हमें फाइंड करना है, तो b के साथ s की जगह पे क्या रखना है, -1, और s प्लस 2 मींस -1 प्लस 2, विच इंप्लाइज b हमें कितना मिला, b हमें मिलेगा -1 प्लस 2 कितना होगा, 1 इंटू -1 -1 -4 डिवाइड बाय -1 कितना होगा, 4 होगा। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया सब कैसे फाइंड करना है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, ये सारे टर्म्स को एक्सपांड कर दो, इसको भी एक्सपांड कर दो, इसको भी एक्सपांड कर दो, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म अलग करो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट कंपेयर करो, एस वाले टर्म के साथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन दिया उसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, फिर s टू द पावर 0 वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड वाला कोएफिशिएंट क्या करो, कंपेयर करो। लेकिन ये उससे भी आसान तरीका है कि हमें a फाइंड करना है तो b और c को 0 बना दो, b फाइंड करना है तो a और c को 0 बना दो, फिर उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इतनी बात हो गई स्टूडेंट समझ में, क्लियर हो गया इतना। तो चलो अभी हमारा लास्ट टारगेट क्या है, लास्ट टारगेट हमारा है c निकालना। तो अगर c निकालना है हमें, तो अगर हमें c निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, a और b को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। और a और b को अगर 0 बनाना है तो देखो क्या होगा, a और b में देखो कॉमन फैक्टर क्या है, s प्लस 2 है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू -2 रख दूंगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हम c फाइंड कर लेंगे। टू फाइंड c, यहां पे देखो टू फाइंड c हम क्या रख सकते हैं, s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -2 रखा तो इसमें रखो s इज इक्वल टू -2 कितना होगा, 2 इंटू -2 -4 -2 -6 a वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, -2 प्लस 2 0, b वाला टर्म 0 हो जाएगा -2 प्लस 2 0, c वाला टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। c वाला टर्म कैसे फाइंड करेंगे, s की जगह -2 रखेंगे और अंदर -2 प्लस 1 वो क्या होगा, -1, इसका मतलब c क्या होगा अपना -2, -6 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, -3। इतनी बात हो गई स्टूडेंट समझ में। तो अभी यहाँ पे क्या करो, हमारे पास c ऑफ s ये था, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया था, तो हम बोल सकते हैं कि जो अपने पास c ऑफ s है वो क्या होगा, a डिवाइड बाय s। तो a क्या था अपना, -1 डिवाइड बाय s प्लस b अपना कितना निकला, 4 डिवाइड बाय s प्लस 1 प्लस c कितना निकला, -3 डिवाइड बाय s प्लस 2। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे c ऑफ t तो कितना आएगा, -1 अपॉन s मींस -1 या ऐसे भी लिख सकते हैं -ut प्लस 4 इंटू टू द पावर -t ut -3 इंटू टू द पावर -2t u ऑफ t। इतनी बात हो गई स्टूडेंट समझ में। तो यहां से ऑप्शन मिला सकते हो कि कौन सा ऑप्शन मिलेगा। अभी यहां पे देखो c ऑफ t को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस, अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया उसके पहले क्या लिखते हैं, -3 e टू द पावर -2t प्लस 4 e टू द पावर -t -1 और बाहर आएगा अपना ut, बाहर क्या आएगा ut। लेकिन यहाँ पे ut नहीं दिखाया है क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम करेंगे अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो हमें क्या ही मानना है कि हम जो भी रिस्पॉन्स फाइंड कर रहे हैं किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और कुछ भी नहीं। इतनी बात हो गई ना समझ में। इसलिए हम ut लगाए या नहीं लगाए कंट्रोल सिस्टम में, मींस हम कौन से कॉजल सिस्टम्स की बात करते हैं। इसलिए जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम फाइंड करते हैं। सिस्टम को क्या अज्यूम कर दिया, ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड करते हो, सिस्टम इनिशियली कहां पे था, रेस्ट पे था। इसलिए ut लगाओ या नहीं लगाओ ये अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए यहां पे ऑप्शंस मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, -3 टू द पावर -2t प्लस 4 टू द पावर -t -1 ut। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है अपने आंसर के साथ। इतनी बात हो गई ना क्लियर। हमें ये मिल गया c ऑफ s, हमें क्या मिल गया, c ऑफ t मिल गया, जो कि रिस्पॉन्स हमें पूछा था, दैट इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी दूसरा तरीका क्या है वो देखो, इसमें हमें पूरा रिस्पॉन्स ये सब पार्शियल फ्रैक्शन ये सब फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। यहीं पे देखो इसमें हमने कैसे इसको शॉर्टकट वे से यहीं पे हम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखना इतना, चलो इतना आ गया, अभी इसको मिटा रहा हूं, देखो यहां से ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही आंसर आ जाएगा, इसको हमने मिटा दिया।
अभी पार्शियल फ्रैक्शन भी करने की जरूरत नहीं, इसको भी मिटा दो, ये सब मिटा देते हैं। तो यहां पे देखो, हम यहां पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सी ऑफ एस हमें पता है, सी ऑफ एस हमें पता है, तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी c ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू c ऑफ s इंटू c ऑफ s, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये अपना क्या होगा, s इंटू c ऑफ s। अभी c ऑफ s यहां पे लिख सकते हैं s इंटू c ऑफ s, अपना क्या आया 2 इंटू s माइनस 1 डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2, ये अपना आ गया, एस एस कट हो गया। अभी यहां पे जब फाइनल वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा था तो कंडीशन लगाई थी कि s इंटू सी ऑफ एस के जो डिनोमिनेटर के रूट्स आएंगे वो सारे कहां पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन में। तो s इंटू सी ऑफ एस के रूट्स क्या निकले, s प्लस 1 और s प्लस 2 दोनों क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन, किसके, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, इसलिए यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो s टेंड्स टू 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1 एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी c ऑफ t। इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, रिस्पॉन्स की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, -1। चारों ऑप्शन में देखो फाइनल वैल्यू -1 किस में आ रही है, ऑप्शन ए में ही आएगा, क्योंकि एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी, ये जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, -1, इसलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर यही चार ऑप्शन ऐसे फ्रेम किए जाते कि चारों में ही -1 आंसर आता तो हमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ता, और कोई रास्ता अपने पास नहीं था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या आ रहा है, फाइनल वैल्यू -1, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसलिए ये वाला प्रोसीजर भी लगा सकते हैं, विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन, एक्चुअल सी ऑफ टी, वी कैन टेक द आंसर। इतनी बात आ गई ना समझ में। चार ऑप्शन में सपोज ऐसे दे देता, जैसे यहाँ पे भी -1 लगा था, फिर इधर लगा था +3 टू द पावर -2t, -4 टू द पावर -t, फिर हमें निकालना पड़ता। लेकिन ये चार ऑप्शन ही ऐसे से लगता है कॉपी पेस्ट मार दिए तीनों के तीनों ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा ऑप्शंस में ये लॉजिकल थिंकिंग भी लगाई जा सकती है। इतनी बात हो गई ना स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में इतना ही हमें करना था। पहले इस प्रॉब्लम में पहले सी ऑफ टी फाइंड किया पार्शियल फ्रैक्शन से, फिर हमने क्या किया, ए को फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाया और देखा कि फाइनल रिस्पांस का आंसर क्या है, -1 आ रहा है, और हमें चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन अपने पास है जहां पे आंसर क्या आ रहा है, -1 सेटिस्फाई रहा है, क्योंकि एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो इसका इसलिए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. हेलो स्टूडेंट, तो देखते हैं ये नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया गया है डेटा, ये अपना गेट का क्वेश्चन है, 2002 में आया है। इसमें बोला है कि एक सिस्टम है जो कि डिस्क्राइब किया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, दैट इज d2y/dt² प्लस dy/dt इज इक्वल टू dy/dt प्लस 2u। और यहाँ पे बोला है ये जो y है ये आउटपुट है अपना, और u क्या है, इनपुट है, और पूछा है इस सिस्टम को, जिस सिस्टम को मैथमेटिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मॉडल किया गया है उसका कृपया ट्रांसफर फंक्शन बताए। यहाँ पे y आउटपुट है, u क्या है, इनपुट है। तो ट्रांसफर फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, हम बार बार पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे y आउटपुट है तो हम क्या लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म of y, Laplace transform of y divided by Laplace transform of input that is u। इतनी बात आ गई समझ में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है सिंपली, ये तो हमने सेकंड लेक्चर जो ट्रांसफर फंक्शन था उसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया था, और उसका दोनों साइड क्या लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते तो हमें डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। तो ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज, यहां पे क्या है, d2y/dt²
प्लस dy by dt is equal to du by dt प्लस 2u इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो तो क्या आएगा यहाँ पे s स्क्वायर y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 प्लस s इंटू y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 इज इक्वल टू s इंटू u ऑफ s प्लस 2 इंटू u ऑफ s। दूसरी बात, अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस ये वाली जो चीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका पूरा आप 250 इंजीनियरिंग मैथ्स का हमारा 250 डेज जो यूट्यूब प्लान है उसमें जाके आप डिफरेंशियल इक्वेशन है 4-5 लेक्चर, उसमें देखना एक पूरा लेक्चर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बनाया गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन कैसे यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आप देख सकते हो। वहां पे पूरा जनरलाइज मेथड वहां पे बताई गई है। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी यहाँ पे क्या होगा s इंटू यू ऑफ एस माइनस यू ऑफ 0। अभी यहाँ पे क्योंकि हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है इसलिए हमारे इनिशियल कंडीशन क्या अज्यूम करने पड़ते हैं 0, इसलिए ये 0 ये 0 ये 0, तो हमें क्या बचा, हमें बचा s स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस प्लस s इंटू वाई ऑफ एस इज इक्वल टू s इंटू यू ऑफ एस प्लस 2 इंटू यू ऑफ एस। हमें क्या चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए और y इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपना y ऑफ s डिवाइड बाय क्या होगा u ऑफ s। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन मतलब y ऑफ s डिवाइड बाय u ऑफ s, क्योंकि इस सिस्टम में बोला है कि हमारा जो y है वो क्या है, आउटपुट है, और u क्या है, इनपुट है। इतनी बात आ गई ना समझ में। तो यहाँ पे देखो y ऑफ s यहां से कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, u ऑफ s नीचे लेके आओ तो u ऑफ s यहां से कॉमन निकालो तो क्या बचा s प्लस 2, यहां से y ऑफ s कॉमन निकालो क्या बचा s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस s, वो नीचे चला गया u ऑफ s y ऑफ s के नीचे आ गया। इतनी बात आ गई समझ में। अभी इसको टर्मिनोलॉजी को समझो। गेट वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है कैसे, क्योंकि जनरली हमारा क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम ऐसी एजम्पशन होती है कि r ऑफ t अपना इनपुट है और y ऑफ t आउटपुट होगा, r ऑफ u ऑफ t इनपुट होगा, y ऑफ t आउटपुट होगा, r ऑफ t इनपुट होगा, c ऑफ t आउटपुट होगा। लेकिन गेट वाला इस क्वेश्चन में गेम खेल सकता है कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे देगा, फिर आपको बोलेगा u इज आउटपुट एंड y इज इनपुट, तो उस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, u ऑफ s डिवाइड बाय y ऑफ s। ये बात ध्यान देना, टेस्ट सीरीज में भी पूछी जा सकती है, हम भी पूछ सकते हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे देंगे तो आप क्या प्री अज्यूम कर लेते हो कि y मतलब आउटपुट होगा, u मतलब इनपुट होगा। लेकिन अगर मैंने वहां पे ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी एग्रीमेंट होता है टर्म्स एंड कंडीशन लिखते तो स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है, इसलिए अगर ब्रैकेट में छोटी मींस राइटिंग में लिख दिया फॉन्ट में कि क्या अपना u इनपुट u आउटपुट है y इनपुट है, तो देखा वो आपने पढ़ा ही नहीं तो गेम हो गया। अगर वो स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा। इसलिए ये बात याद रखना, अगर y हमारा u आउटपुट हो, अगर y इनपुट हो तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, u ऑफ s डिवाइड बाय y ऑफ s दैट इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस s डिवाइड बाय s प्लस 2। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना था, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सेकंड चैप्टर में डिटेल में करा है। और डिटेल में जाना हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या एप्लीकेशन होता है, तो हमारा फॉलो कीजिए 250 डेज यूट्यूब प्लान इंजीनियरिंग मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर अलजेब्रा के बाद चालू हुआ था। 4 से 5 लेक्चर है, उसमें से कोई लेक्चर नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो वो में, ठीक है। वो इस वीडियो में जो ये वाला वीडियो आया है इसका मैं कमेंट में पिन कमेंट करवा दूंगा इस वीडियो में, वो वाला लेक्चर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम बोला गया है, एक कंट्रोल सिस्टम है जिसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, कंट्रोल सिस्टम में विच इज गवर्न्ड बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पूछा है कि सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा as t tends to infinity, और वी कैन से कि व्हाट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। फिर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2.4, x इज इक्वल टू -2। इन शॉर्ट हमें यहीं से ही क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब ये रिस्पांस की जो बात कर रहा है वो क्या है, x है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है, तो इसका मतलब ये x किसका फंक्शन होगा, t का, इसलिए यहाँ पे t टेंड्स टू इंफिनिटी बोला है। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जब हमने सेकंड लेक्चर पढ़ा था, RLC सर्किट दिया था, तो वहां पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था। तो आपको अगर वहां याद होगा तो हमने दोनों जो हमारा वहां पे RLC सर्किट था उसमें हमने आउटपुट वेरिएबल लिया था कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज, और इनपुट क्या था, जो सप्लाई वोल्टेज था। तो अगर आपको वो याद हो
प्लीज देखिएगा वो लेक्चर जो हमने पूरे दोनों टर्म्स को अलग कर दिया था, इनपुट रिलेटेड टर्म्स एंड आउटपुट रिलेटेड टर्म्स। तो जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म आया था वो क्या आया था, इनपुट के VN बाय LC, ऐसा कुछ टर्म था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो राइट हैंड साइड पे जो टर्म था वो किसका फैक्टर था, इनपुट का। इनपुट के रिलेटेड यहाँ पे टर्म आएगा, एग्जैक्टली इनपुट आए या नहीं आए ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी टर्म आएगा इनपुट के रिलेटेड ही आएगा, इनपुट का फैक्टर ही होगा। और जो राइट अपना लेफ्ट हैंड साइड पे, उस साइड पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है वो किसके फॉर्म में आएगा, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है। यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना टी इनपुट है, टी नहीं इनपुट है। टी तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि इनपुट भी आपका टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो आउटपुट भी आपका टाइम के साथ वेरी हो रहा है। याद है ना वो दूसरा लेक्चर जिसमें टोमेटो सॉस वाला मशीन वाला एग्जांपल लिया था, जैसे टोमेटो बढ़ाते जाओगे आउटपुट में सॉस केचप ज्यादा जनरेट होगा। तो इतनी बात आ गई समझ में। तो जनरली हमें क्या समझना है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको क्या मान, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है क्या है, इनपुट के रिलेटेड टर्म है, इनपुट का फैक्टर है। और जो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है ये क्या है, ये जो वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है क्या है, अपना आउटपुट वेरिएबल। और जो नीचे दिख रहा है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो इनपुट अप्लाई किया है, जो आउटपुट जनरेट होगा, दोनों किसके फंक्शन होंगे, टाइम के फंक्शन हो गए। इतनी बात हो गई ना क्लियर। तो हमें क्या बताना है, रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम इज t टेंड्स टू इंफिनिटी, और वी कैन से स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, हम डिटेल में देखेंगे कहां पे, टाइम डोमेन एनालिसिस में। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जो रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का, st अप्रोचेस इंफिनिटी, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे एक दूसरी बात, क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे वो सब किस के लिए देखेंगे, टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू u ऑफ t। ये हम क्या बोले कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट के, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द इनपुट अप्लाइड। इनपुट एग्जैक्टली नहीं, जैसे कि RLC सर्किट में आपने देखा होगा राइट हैंड साइड पे जो टर्म आ रहा था वो क्या था, VN बाय LC। मतलब ये पूरा टर्म किसको रिलेट करता है, इनपुट के ही रिलेटेड होता है। ये जो पूरा फैक्टर होता है किसका होता है, इनपुट का फैक्टर होता है। अभी हम सिस्टम को एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं इनपुट कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, u ऑफ t लगा सकते हैं। इतनी बात हो गई ना क्लियर। तो यहाँ पे इसको सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब x ऑफ t चाहिए होगा पहले, फिर x ऑफ t में क्या रखेंगे, t टेंड्स टू इंफिनिटी। या दूसरा तरीका क्या है, x ऑफ s निकालो, उसका इनवर्स लाप्लास नहीं लो, लेकिन क्या लो, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो। फाइनल वैल्यू थ्योरम यही तो वैल्यू बताता है, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन रिस्पांस एज t अप्रोचेस इंफिनिटी। तो इसमें अगर x ऑफ s पता चल जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। हमें x ऑफ t निकालने की जरूरत नहीं है। अगर x ऑफ t निकालोगे तो वहां पे t टेंड्स टू इंफिनिटी लिखोगे, मतलब वो जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म्स आएंगे वो 0 हो जाएंगे, फिर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जैसे कि पहला एग्जांपल लिया था इस लेक्चर में, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, वो आप वेरीफाई कर सकते हो खुद से। हम जो यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। मींस हमें x ऑफ, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन नहीं, हमारा टारगेट है x ऑफ s, इसलिए यहाँ पे इसका क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और नथिंग इज स्पेसिफाइड, इसका मतलब हमें क्या है, इनिशियल कंडीशन 0 अज्यूम करनी है। एज नथिंग इज स्पेसिफाइड, एज नथिंग इज स्पेसिफाइड, हम क्या बोलेंगे, नथिंग इज स्पेसिफाइड, इनिशियल conditions are assumed to be zero। इतनी बात आ गई समझ में। क्योंकि अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखो, अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो इनिशियल कंडीशन तो हम 0 अज्यूम ही कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिस्पॉन्स फाइंड करना है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है किसी केस में इनिशियल कंडीशन दी गई हो, लेकिन यहाँ पे किसी कुछ नहीं स्पेसिफाई किया गया है, तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या अज्यूम करेंगे कि इनिशियल कंडीशन, एज नथिंग इज स्पेसिफाइड, इनिशियल कंडीशंस आर अज्यूम्ड टू बी 0। इतनी बात आ गई समझ में। अभी दोनों साइड इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, तो क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर इंटू x ऑफ s प्लस 6s इंटू x ऑफ s प्लस 5 इंटू x ऑफ s इज इक्वल टू, ये क्या है देखो, 12 इंटू ut, तो इसका क्या होगा, 12 बाय s
-12 इंटू ई टू द पावर -2t इंटू यूटी -12 डिवाइड बाय s प्लस 2। अभी मैं यहाँ पे u ऑफ t ये सब दिखा रहा हूं, लेकिन आपको मींस इतना ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया है कि 12 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 12 बाय s क्यों लिख रहे हैं, नहीं तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, u 1 इंटू u ऑफ t का एग्जिस्ट करता है। 12 इंटू ई टू द पावर -2t का एग्जिस्ट नहीं करता, 12 इंटू ई टू द पावर -2t इंटू ut का एग्जिस्ट करता है। ये बात आ गई समझ में, क्लियर हो गई इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x ऑफ s चाहिए, तो x ऑफ s के लिए क्या होगा वो देखो, x ऑफ s के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा s इंटू s प्लस 2, इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करो तो 12 बाहर आ गया, s इंटू s प्लस 2 एलसीएम होगा तो क्या होगा s प्लस 2 माइनस s, तो बाहर क्या बचेगा ऊपर 2 बचेगा। और यहाँ पे x ऑफ s था, यहां से इस पूरे टर्म से x ऑफ s कॉमन निकालो और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला टर्म है उसके नीचे ले जाओ तो क्या बचेगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 2, s इंटू s प्लस 2 और इसके जो दो होंगे s स्क्वायर, दो फैक्टर आएंगे s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं x ऑफ s। इतनी बात आ गई समझ में। अभी मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्पांस st अप्रोचेस इंफिनिटी, इसका मतलब मुझे स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए किसकी, x ऑफ t की। इसका मतलब मैं क्या लगा सकता हूं, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू x ऑफ s। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो बस हो गया खेल खत्म, यहाँ पे पूरा खेल खत्म हो गया। यहाँ पे देखो अभी आगे क्या करना है, x ऑफ t, अभी यहां पे देखो तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ t इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा s इंटू x ऑफ s, मतलब ये x कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा 24 डिवाइड बाय s प्लस 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, और यहां पे क्या आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये बात भी ध्यान रखो कि s इंटू एक्स ऑफ s जो ये आएगा पूरा टर्म, इसके जो डिनोमिनेटर के रूट्स है वो कहां पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ साइड, सॉरी कहां पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन में होने चाहिए। तो s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 इसके रूट्स दोनों आएंगे लेफ्ट हाफ प्लेन में, गारंटी देता हूं, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 तो देखो क्या होगा, ऊपर तो कांस्टेंट है तो 24 डिवाइड बाय s टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस 2 कितना होगा 2 होगा, या ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, तो क्या आएगा 24 प्लस डिवाइड बाय 10, 24 प्लस नहीं 24 डिवाइड बाय 10 तो ये हो गया 2.4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c ऑफ x ऑफ t as t अप्रोचेस इंफिनिटी। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो 2.4 अपना आंसर है। इसका मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स था, अभी यहां पे देखो दूसरा तरीका स्टूडेंट क्या सोच सकता है, वो इस पूरे टर्म का क्या ले लेगा, पार्शियल फ्रैक्शन ले लेगा और x ऑफ t निकालेगा, फिर उसमें एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म्स आएंगे, और वो क्या हो जाएंगे st अप्रोचेस इंफिनिटी 0, लेकिन उसमें कांस्टेंट टर्म आएगा 2.4, और पार्शियल फ्रैक्शन निकालना इसका, देखो s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 के परफेक्ट हमें रूट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके कुछ रूट्स आएंगे मींस उसमें, अच्छा है देखो क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना है 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 20, रूट्स तो रियल आएंगे लेकिन अनइक्वल रूट्स आएंगे, और दूसरे क्या आ सकते हैं मिस इंटीजर्स नहीं आएंगे, इसलिए उनका पार्शियल फ्रैक्शन लेना और प्रॉब्लम और मिस क्या हो जाएगा, टफ काम हो जाएगा उनका पार्शियल। ओके ओ माय गॉड, नहीं यहाँ पे देखो s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 को ऐसे लिख सकते हैं s प्लस 1 s प्लस 5, तो यहाँ पे s प्लस 1 s प्लस 5 तो क्या आ जाएगा x ऑफ s क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 5, चार टर्म्स आएंगे मींस जब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करोगे तो इसको चलो मैं बताता हूं थोड़ा इसका। अभी यहाँ पे 2.4 आ गया, अभी यहां से मैं इसको काट देता हूं, हम सपोज फाइनल वैल्यू थ्योरम पता नहीं होता तो क्या लिखते हैं इसको, x ऑफ s इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 5, और इसको फिर क्या करना पड़ता, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ता, तो x ऑफ s को क्या लिखते हैं अपन a डिवाइड बाय s प्लस b डिवाइड बाय s प्लस 2
प्लस सी डिवाइड बाय एस प्लस 1 प्लस डी डिवाइड बाय एस प्लस 5। ओ माय गॉड, चार टर्म्स आ गए यहाँ पे, देखो चार टर्म्स। और ये पार्शियल फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करना बहुत ही क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको चारों ये कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे, इतनी बात आ गई समझ में। इसलिए हमने क्या लगाया, क्योंकि स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछा था, ओवरऑल रिस्पांस तो पूछा नहीं था। ओवरऑल रिस्पांस मींस टाइम के टर्म्स में क्या होगा, टाइम क्या फंक्शन, ओवरऑल रिस्पांस का इक्वेशन क्या होगा, ये तो हमें पूछा नहीं था। हमें सिर्फ क्या पूछा था, फाइनल वैल्यू, तो इसलिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम सीधा लगा के आए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को फाइनल वैल्यू थ्योरम का आइडिया ही नहीं है कैसे अप्लाई होगा, तो वो ये प्रोसीजर अगर करेगा तो उसका बहुत टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो b वाला टर्म, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म आएगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेगा। ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म आएगा, ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म आएगा। इसका क्या आएगा, e टू द पावर माइनस 2t, इसका आएगा e टू द पावर माइनस t। इसका इनवर्स लाप्लास लोगे तो b e टू द पावर माइनस 2t आएगा। इसका c टू द पावर माइनस t, इसका क्या आएगा d e टू द पावर माइनस 5t। इसका मतलब है t अप्रोचेस इंफिनिटी, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, ये वाला टर्म, डेट इज a बाय s और a बाय s, ये वाला। इसका मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू अगर 2.4 है तो एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। इसका मतलब a क्या होगा, 2.4 होगा, क्योंकि 2.4 डिवाइड बाय s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेगा तो क्या आएंगे, 2.4 आएगा। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। ये सिर्फ ऐसे ही रफ एनालिसिस था, तो इतना आइडिया के लिए। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का देखो ये एप्लीकेशन है कि अगर आपको सिर्फ आप स्टेडी स्टेट वैल्यू, रिस्पांस के स्टेडी स्टेट वैल्यू में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब ओवरऑल रिस्पांस निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अगर x ऑफ s पता है तो यहीं से ही फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो इस लेक्चर में इतना ही था। मीन्स हमने 3 अच्छे प्रॉब्लम ले लिए। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जो कि जिसका हमें एक्चुअली रिस्पॉन्स पूछा है प्लॉट के फॉर्म में। ट्रांसफर फंक्शन दे दिया सिस्टम का, तो पूछा है इस सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा, वो उसमें प्लॉट ड्रॉ करना है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम वो प्रॉब्लम देखेंगे। और अगर प्रॉब्लम में अगर टाइम पूरा नहीं चला गया लेक्चर का, तो हम ट्राई करेंगे उसी लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा कोई भी ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में कुछ दिया गया है इस कंट्रोल सिस्टम, तो उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ब्लॉक डायग्राम देखो, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हम 3 से 4 रूल पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक काम के। लेकिन कोई भी जो प्रॉब्लम आएगी उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ से ही हम बनाएंगे और सीखेंगे कि कोई भी ब्लॉक डायग्राम हो तो उसका इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनता है और मेसन गेन फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है। और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हम टेक्निक क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास SFG है। और मींस देखो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसा होता है, बोलता है यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, तो हमें उसके लिए तो आनी चाहिए, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देगा। लेकिन गेट के एग्जाम में तो ऐसा है नहीं, उसको ट्रांसफर फंक्शन से लेना देना है। आप ब्लॉक डायग्राम लगाओ कि SFG लगाओ, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखोगे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आप बोलोगे नहीं भाई SFG लगाना है ठीक है ब्लॉक डायग्राम से, अच्छा तो SFG यही है। SFG है, उसके क्या पॉइंट्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर टाइम परमिट किया तो। नहीं तो वो जो लास्ट प्रॉब्लम, तो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। फिर से, और अभी ये कोविड-19 चल रहा है, तो इसलिए अब जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मींस अपने एरिया में बाहर खेलिए लेकिन दूर नहीं जाइए, कहीं पब्लिक गैदरिंग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जो गवर्नमेंट बोल रही है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।